हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स में से इशू ऑफ डिबेंचर्स के 5th पार्ट के बारे में। इसकी 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस 5th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर कंपनी को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इशूड डिबेंचर से ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं, इन दैट केस उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितनी भी इकोनॉमिक्स की वीडियोस अपलोड की जाती हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका लिंक आपको मिल जाए। सेपरेट चैनल है इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रैक्टिकल करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता क्या है। बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितनी एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी डिबेंचर्स के लिए, उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, यानी हमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। जितने डिबेंचर्स इशू किए गए थे उससे ज़्यादा अप्लाई करने के लिए लोग हमारे पास आ चुके हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स रिसीविंग मोर एप्लीकेशंस from the public as compared to issued debentures. ओवर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पब्लिक से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें रिसीव हो जाती हैं एज कंपेयर टू इशूड डिबेंचर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं और इसके अगेंस्ट अगर 15,000 डिबेंचर्स के लिए पब्लिक अप्लाई कर देती है, ये कौन सी सिचुएशन होगी? ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इशूड डिबेंचर्स के कंपैरिजन में एप्लीकेशंस ज़्यादा रिसीव हो जाती हैं, यानी एक्सेस एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर डिबेंचर्स। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी को इशूड डिबेंचर के कंपैरिजन में ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इन दैट केस a company is having following 3 alternatives. अब जब कंपनी के पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं तो कंपनी हर एक उस पर्सन को जिसने अप्लाई किया है उसको डिबेंचर तो इशू नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास 3 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं। फर्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिफंड, यानी अगर कंपनी डिबेंचर्स एक्सेस अमाउंट में इशू नहीं कर सकती तो इन दैट केस जितनी भी एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा रिसीव हुई हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाए और उनकी सारी अमाउंट रिफंड कर दी जाए। सेकंड इज पार्शियल अलॉटमेंट और प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? जिन्होंने अप्लाई किया है 15,000 डिबेंचर्स के लिए, उनको पार्शियल अलॉटमेंट कर देना, यानी उनको सारे डिबेंचर्स इशू ना करते हुए कुछ डिबेंचर्स इशू कर देना और बाकी के जो पैसे हैं वो रिफंड नहीं करना, उसको एज एन एडवांस नेक्स्ट कॉल के लिए एडजस्ट कर देना। पार्शियल अलॉटमेंट शेयर कैपिटल में भी एक्सप्लेन किया गया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब कंपनी रिफंड ना करे, रिजेक्ट ना करे, बल्कि पार्शियल अलॉटमेंट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक बंदे ने अप्लाई किया था 500 डिबेंचर्स के लिए, उसको 300 डिबेंचर्स इशू कर दे और जो 200 इशू नहीं किए गए उसके पैसे रिफंड ना करते हुए अपने पास एज एन एडवांस रख ले, उसको हम बोलते हैं पार्शियल अलॉटमेंट या फिर प्रो राटा अलॉटमेंट। थर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 अल्टरनेटिव्स, यानी ये दोनों अल्टरनेटिव्स का कॉम्बिनेशन भी सिलेक्ट किया जाता है। यानी अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रिसीव होती है डिबेंचर्स के लिए, इन दैट केस कंपनी अगर चाहे तो कुछ अमाउंट रिजेक्ट कर सकती है और कुछ पार्शियल अलॉटमेंट कर सकती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को 15,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं और कंपनी 10,000 ही इशू कर सकती है, सो 15,000 वाले डिबेंचर्स को जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 10,000 इशू किए जा सकते हैं, 10,000 उनको इशू कर दिए जाएं। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 5,000, उसमें से 2,000 रिजेक्ट कर दी जाएं और रिमेनिंग 3,000 रिजेक्ट ना करते हुए पार्शियल अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग इनको एडवांस रख लिया जाए। सो ये हमारे पास होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेक्शन एंड पार्शियल अलॉटमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 केसेस को विद न्यूमेरिकल एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे। सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अभी शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट उनको हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को हो जाए। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं विजय लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 12% डिबेंचर्स of ₹100 each at a premium of 70 पर डिबेंचर्स। सो यहां पर हमें कह रहे हैं विजय लक्ष्मी लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए, 12% डिबेंचर्स हैं, ओरिजिनल वैल्यू है ₹100 लेकिन प्रीमियम पर इशू किया गया है। सो यहां पर हम राइट डाउन कर लेते हैं 10,000 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं ऑफ ₹100 each at a premium of 70 rupees. The full amount was payable on application. So जितनी भी अमाउंट है वो एक ही बार में कॉल की जाएगी और सारी अमाउंट एप्लीकेशन में ही रिसीव हो जाएगी। यानी ये कौन सा क्वेश्चन है? लंप सम, जिसमें सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में सारी अमाउंट कॉल कर ली जाती है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 13,500 डिबेंचर्स। सो कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किए 13,500 डिबेंचर्स के लिए। सो इट मीन्स ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पब्लिक ने ज़्यादा डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया है। सो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और इस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। कंपनी ने कौन सा सिलेक्ट किया है? नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एप्लीकेंट्स फॉर 3,500 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड। सो कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए थे, 13,500 की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, यानी एक्स्ट्रा डिबेंचर्स कितने थे? 3,500। सो कंपनी ने डिसाइड किया कि इन 3,500 के डिबेंचर्स को रिजेक्ट कर दिया जाए और इनकी अमाउंट रिफंड कर दी जाए। यानी फर्स्ट सिचुएशन जहां पर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में हम रिजेक्शन कर देते हैं और अमाउंट रिफंड कर दी जाती है। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, बाकी जितने भी बचेंगे उनको अलॉट कर दिए जाएंगे डिबेंचर्स। जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ विजय लक्ष्मी लिमिटेड। सो ये हमारे पास फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर हेडिंग मेंशन करनी होगी। सो क्वेश्चन में क्योंकि हमें डेट्स मेंशन नहीं है सो इसलिए हम यहाँ पर सीरियल वाइज स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी अमाउंट को रिसीव करने की, क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए। डिबेंचर इशू करने पर फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव होगी। सो इसलिए फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। सो बैंक हमारी एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट करेंगे। डिबेंचर्स इशू किए गए थे 10,000 लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया था 13,500 के लिए। सो इसका मतलब एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो अमाउंट हमें रिसीव होगी वो 13,500 शेयर्स के अकॉर्डिंग रिसीव होगी और सारी अमाउंट क्योंकि एक ही बार में कॉल की गई है, ₹100 का शेयर 70 रुपीज़ के प्रीमियम पर इशू किया गया है,
तो इसका मतलब 170 रुपीज टोटल अमाउंट हमें एक ही बार में रिसीव हो जाएगी। सो ये हमारे पास आएगा 22,95,000। सो ये जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है ये डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अगेंस्ट रिसीव हुई है। सो इसलिए यहां पर हम क्रेडिट किसको करेंगे, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेम अमाउंट 22,95,000। सो अमाउंट रिसीव करने के बाद ये अमाउंट हमें ट्रांसफर करनी होती है। सो ट्रांसफर करने के लिए नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सो 13,500 डिबेंचर्स पर हमें 170 रुपीज अमाउंट रिसीव हुई थी, दैट इज 22,95,000। लेकिन 22,95,000 जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है ये सारी अमाउंट हम 12% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि डिबेंचर अकाउंट में सिर्फ वो अमाउंट जाएगी जो ओरिजिनल अमाउंट है। सो यहां पर हमें ट्रांसफर करना है टू 12% डिबेंचर। सो ओरिजिनल डिबेंचर कितने हैं, 10,000 और ओरिजिनल अमाउंट कितनी है, 100 रुपीज, क्योंकि 70 रुपीज प्रीमियम है और प्रीमियम को हमें सेपरेटली क्रेडिट करना होगा। सो ओरिजिनल अमाउंट एंड ओरिजिनल शेयर हमारे पास आ जाएंगे, ओरिजिनल डिबेंचर्स हमारे पास आ जाएंगे, दैट इज 10 लाख। देन इसके बाद क्योंकि डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू किए गए हैं, सो यहां पर हमें प्रीमियम सेपरेटली मेंशन करना होगा। प्रीमियम एज एन इनकम क्रेडिट किया जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो ये हमारे पास आएगा 7 लाख। 10,000 डिबेंचर्स में से 13,500 डिबेंचर्स रिटर्न कर दिए गए हैं, रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब क्योंकि वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं उनकी अमाउंट हमें रिफंड करनी होगी, और रिफंड करने के टाइम पर हमारी एसेट डिक्रीज होगी। सो एसेट क्योंकि डिक्रीज हो रही है इसलिए बैंक को हम यहां पर क्या कर देंगे, क्रेडिट टू बैंक। 3,500 डिबेंचर्स हमने रिजेक्ट किए और टोटल अमाउंट कितनी है, 170। सो ये हमारे पास आएगा 5,95,000। सो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रीटमेंट जहां पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट कर दी जाती है जो कि डिबेंचर्स पर मिली थी। सो फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी अमाउंट को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी अमाउंट रिसीव हुई है किसके अगेंस्ट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अगेंस्ट। कितने डिबेंचर्स हैं, 13,500 मल्टीप्लाई इशू प्राइस 170। अब जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के अगेंस्ट, उस अमाउंट को अब हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के टाइम पर हमें ये तीनों पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। डिबेंचर्स में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट आती है। सो 13,500 डिबेंचर्स हैं जिसमें से 3,500 तो रिजेक्ट कर दिए गए, उनको पैसे वापस दे दिए गए, बचे कितने, 10,000। सो 10,000 डिबेंचर्स ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपीज किसमें आएगी, 12% डिबेंचर्स में। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने कॉल की थी दैट इज प्रीमियम, बिजनेस के लिए इनकम है इसलिए इसको हमें क्या करना होगा, क्रेडिट। सो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं एक्स लिमिटेड इशूड 10,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, पेबल ₹25 on application, 35 on allotment and the balance on first and final call. So 10,000 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, 100 रुपीज का एक डिबेंचर है
लेकिन वो प्रीमियम पर इशू किया गया, 10% के प्रीमियम पर। सो ये इंफॉर्मेशन हम यहां पर राइट डाउन कर लेते हैं। 10,000 डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच और प्रीमियम है 10 रुपीज। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि अमाउंट कैसे कॉल की गई है। एप्लीकेशन पे 25 रुपीज मंगवाए जाएंगे, अलॉटमेंट में 35 रुपीज, और जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगी वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में की जाएगी। क्वेश्चन में हमें ये तो बताया हुआ है कि प्रीमियम 10% है जो कि 10 रुपीज आएगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि प्रीमियम हमें कौन सी कॉल के साथ करना है। हम एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम मंगवाएं या फिर अलॉटमेंट के साथ या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। सो यहां पर आपको याद रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, क्वेश्चन में कहीं पर यह बताया ना गया हो कि प्रीमियम आपको कौन सी कॉल के साथ मंगवाना है, इन दैट केस आपको हमेशा ये एज्यूम करना है कि प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ कॉल किया जाएगा और वो प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यानी ये जो वैल्यू है 35 रुपीज, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसमें प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है 10 रुपीज का। तो इसको अगर हमें यहां पर राइट डाउन करना हो तो एप्लीकेशन हमारी कितनी आएगी 25 रुपीज, अलॉटमेंट कितनी आएगी 25 ओरिजिनल वैल्यू एंड 10 रुपीज प्रीमियम। सो क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं पर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि प्रीमियम किसके साथ एडजस्ट करने, प्रीमियम कौन सी कॉल के साथ मंगवाया जाएगा नहीं बताया हुआ, सो इसलिए हमें ये एज्यूम करना होगा कि अलॉटमेंट में वो प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूडेड है। सो ये हमारे पास आएगा 25 + 10। अब हमारे पास लास्ट में आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसकी अमाउंट हमें गिवन नहीं है लेकिन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सो सिंपल है, 100 रुपीज का डिवेंचर है, 10 रुपीज प्रीमियम। सो 100 में से 25 एप्लीकेशन के हो गए, 25 अलॉटमेंट के हो गए, यानी 50 तो हमारे हो चुके हैं। बैलेंस कितना बचा 50 रुपीज, 10 रुपीज प्रीमियम सेपरेट शो करने। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 डिवेंचर्स। 15,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, और क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है इसलिए हमें 3 अल्टरनेटिव्स में से कोई एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होगा। सो इस कंपनी ने कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है, सेकंड, जहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट रिजेक्ट नहीं की जाती बल्कि उस एक्स्ट्रा अमाउंट को एज एन एडवांस नेक्स्ट कॉल के लिए रख लिया जाता है और एडजस्ट कर दिया जाता है। सो क्वेश्चन में हम यही कह रहे हैं, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी जिन डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी 15,000, उनको 10,000 डिवेंचर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। बैलेंस जो 5,000 बचेगा उसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम एज एन एडवांस अपने बिजनेस में रखेंगे और नेक्स्ट कॉल के लिए उसको यूज करेंगे। सो अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, excess application money being applied toward amount due on allotment। सो जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुई है ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा बल्कि उसको अलॉटमेंट के लिए बचाकर रख लिया जाएगा। ऑल सम ड्यू वर रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन ड्यू डेट्स। सो जितनी भी अमाउंट कॉल की गई है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो सारी अमाउंट कंपनी को मिल चुकी है। सो इसको हमें जर्नलाइज करना है और साथ में इसकी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। सो ये हमारे पास फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर हेडिंग मेंशन करनी होगी। सो जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। सो क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी डेट मेंशन नहीं की गई है, सो विदाउट डेट हम यहाँ से सीरियल वाइज अपनी एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, जो कि 25 रुपीज़ है। सो क्योंकि अमाउंट हमें रिसीव हो रही है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट,
बैंक हमारी एसेट है, इंक्रीज हो रही है, डेबिट करेंगे। कंपनी ने इशू किए थे 10,000 डिवेंचर्स, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया है 15,000 डिवेंचर्स के लिए। सो इसका मतलब एप्लीकेशन पर जो भी अमाउंट रिसीव होगी वो 15,000 डिवेंचर्स के अकॉर्डिंग रिसीव की जाएगी। सो 15,000 डिवेंचर्स इंटू 25 रुपीज, एप्लीकेशन मनी 25 रुपीज। सो ये हमारे पास आएगा 3,75,000। सो क्योंकि ये अमाउंट हमें रिसीव हुई है एप्लीकेशन के अगेंस्ट, सो इसलिए हमें यहां पर क्रेडिट क्या करना होगा, टू डिबेंचर एप्लीकेशन 3,75,000। सो जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है एप्लीकेशन के अगेंस्ट, अब हमें वो ट्रांसफर करनी होगी, और ट्रांसफर करने के साथ ही हमें वो अमाउंट जो एक्स्ट्रा रिसीव हुई है उसको एडजस्ट भी करना होगा, यानी अलॉटमेंट के लिए उसको एज एन एडवांस ट्रीट करना होगा, क्योंकि हमने रिजेक्शन नहीं की है इस केस में। सो सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन की अमाउंट को ट्रांसफर करने की। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, यानी जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है एप्लीकेशन के थ्रू, उस अमाउंट को अब हम ट्रांसफर करेंगे 9% डिबेंचर्स में। सो हमें अमाउंट रिसीव हुई है 15,000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग, दैट इज 3,75,000। लेकिन डिबेंचर अकाउंट में हम ये सारे डिबेंचर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी 15,000 डिबेंचर्स इशू कर ही नहीं सकती। उसने इशू 10,000 डिबेंचर्स किए, और डिबेंचर अकाउंट में हमेशा ओरिजिनल डिबेंचर्स ही ट्रांसफर किए जाते हैं। सो ओरिजिनल डिबेंचर कंपनी के पास हैं 10,000 मल्टीप्लाई 25 रुपीज। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2,50,000। सो 3,75,000 में से 2,50,000 जो कि ओरिजिनल वैल्यू थी डिबेंचर्स की, वो ट्रांसफर कर दी गई डिबेंचर अकाउंट में। बैलेंस अमाउंट जो एक्स्ट्रा रिसीव हुई है उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम प्रोराटा अलॉटमेंट के बेसिस के अकॉर्डिंग एज एन एडवांस रखेंगे अलॉटमेंट की कॉल के लिए। सो इसके बाद नेक्स्ट कॉल हमारे पास क्या आएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट की। सो इसलिए डिबेंचर अलॉटमेंट के लिए अमाउंट हम एडवांस रख लेंगे। 10,000 डिबेंचर ओरिजिनल इशूड डिबेंचर है, पब्लिक ने अप्लाई किया था 15,000 डिबेंचर्स के लिए। सो 5,000 डिबेंचर्स की जो अमाउंट एक्स्ट्रा है उसको हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट में। सो ये हमारे पास आएगा 1,25,000। सिमिलरली डिबेंचर एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट कॉल हमारे पास आती है अलॉटमेंट की, और अलॉटमेंट की कॉल में फर्स्ट कॉल हमारे पास क्या आएगी, अमाउंट को ड्यू करने की। पहले हमें अमाउंट रिसीव नहीं होगी, पहले हमें डिबेंचर होल्डर्स को रिमाइंड करवाना होगा कि ड्यू डेट आने वाली है, पेमेंट कर दीजिएगा। सो इसीलिए थर्ड एंट्री हमारे पास क्या आएगी, अलॉटमेंट को ड्यू करने की। सो एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, मतलब डिबेंचर अलॉटमेंट से जो भी अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम 9% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रिसीव होगी तब कर देंगे, अभी रिसीव हुई नहीं है, इसीलिए हमने यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं किया। सो क्योंकि 15,000 में से 5,000 की अमाउंट एज एन एडवांस एडजस्ट कर दी गई है, इसका मतलब कंपनी ने कितने डिबेंचर्स अलॉट किए, 10,000। सो इसके बाद जितनी भी कॉल्स की जाएंगी वो 10,000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग ही की जाएंगी, क्योंकि 5,000 तो एज एन एडवांस रख लिया गया। सो 10,000 डिबेंचर्स, अलॉटमेंट 35 रुपीज है, सो मल्टीप्लाई 35। सो ये हमारे पास आएगा 3,50,000। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 35 रुपीज ओरिजिनल वैल्यू नहीं है,
इसमें 5 रुपीज़ किस चीज़ के हैं? 10 रुपीज़ अलॉटमेंट। सो 25 रुपीज़ ओरिजिनल वैल्यू एंड 10 रुपीज़ प्रीमियम है। सो जैसे कि आपको पता है डिबेंचर अकाउंट में ऑलवेज ओरिजिनल अमाउंट ही ट्रांसफ़र की जाती है। सो इसका मतलब यहाँ पर हम ओरिजिनल अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे और जो एक्स्ट्रा वैल्यू कॉल की गई है 10 रुपीज़, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2,50,000 और ये हमारे पास आएगा 1 लाख। अमाउंट ड्यू करने के बाद अब एक्चुअल में हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगी। सो जब अमाउंट हमें रिसीव होगी तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। सो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। सो ये हमें अमाउंट रिसीव हो रही है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट। ये अमाउंट हमें रिसीव हो तो रही है, लेकिन कहां से रिसीव हो रही है? डिबेंचर अलॉटमेंट के थ्रू। सो इसलिए क्रेडिट किसको करेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि टोटल अमाउंट आपकी 3,50,000 है। आपको अलॉटमेंट के टाइम पर 3,50,000 मिलेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, लेकिन 1,25,000 तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है ना, जो आपने एज एन एडवांस एडजस्ट कर दिया था अलॉटमेंट के लिए। सो ये आपको पॉइंट कंसीडर करना होगा। 3,50,000 वो अमाउंट है जो आपको रिसीव होगी, लेकिन 1,25,000 तो आपको पहले ही मिल चुकी है। तो डिबेंचर होल्डर ये अमाउंट दोबारा नहीं पे करने वाले। सो इसका मतलब 3,50,000 में से 1,25,000 अब आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सो माइनस कर दीजिएगा और बैलेंस हमारे पास आएगा 2,25,000। सो ये वो अमाउंट है जो अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव की जाएगी। अलॉटमेंट के बाद नेक्स्ट कॉल हमारे पास आएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सिमिलरली जैसे अलॉटमेंट के टाइम पर पहले ड्यू करने की एंट्री पास की गई थी, उसके बाद रिसीव करने की, सेम वे से सबसे पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री पास की जाएगी, देन उसके बाद अमाउंट को रिसीव करने की। सो एंट्री हमारे पास आएगी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। सो इस एंट्री का मतलब क्या है? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से हमें अमाउंट रिसीव होगी, अभी हुई नहीं है, इसीलिए हमने यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं किया। सो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से जो भी अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर करेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट में। सो 10,000 डिबेंचर्स हमारे पास हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि हमने फाइंड आउट की थी वो है 50 रुपीज की। सो मल्टीप्लाई 50 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आएगा 5 लाख एंड अगेन 5 लाख। ड्यू करने के बाद फाइनली अब हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगी। सो इसलिए नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी अमाउंट को रिसीव करने की। सो बैंक अकाउंट डेबिट, हमें अमाउंट रिसीव हो रही है इसलिए बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कहां से रिसीव हो रही है? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से। सो इसलिए यहां पर क्रेडिट किसको करना है? टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो सेम अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगी, दैट इज 5 लाख। सो ये हमारे पास है जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर कंपनी रिजेक्ट कर देती है तो हमें क्या करना होता है? अमाउंट रिफंड करनी होती है, और अगर कंपनी उसको प्रो राटा बेसिस के अकॉर्डिंग अलॉट कर देती है तो अमाउंट हमें एज एन एडवांस नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करनी होती है। अब इसके रिगार्डिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं।
बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट उनको भी हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए। सो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। सो ये हमारे पास हैं नोट्स टू अकाउंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए। सो यहां पर हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। सो रिजर्व एंड सरप्लस में हमें क्या रिसीव हुआ है डिबेंचर इश्यू करने के बाद? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो यहां पर हम मेंशन करेंगे सो जितनी भी अमाउंट हमें एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव हुई है उस अमाउंट को हम यहां पर एंटर कर देंगे। सो ये अमाउंट हमें रिसीव हुई है एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख। सो ये हमें मेंशन करनी है। इसके बाद सेकंड हमारे पास आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं और डिबेंचर्स बोरोविंग्स होते हैं, सो इसलिए हमें उसको यहां पर मेंशन करना होगा। सो कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं और डिबेंचर्स के साथ उसका नेम भी मेंशन करना होगा, दैट इज 9%। सो 10,000 9% डिबेंचर्स एट द रेट ओरिजिनल वैल्यू मेंशन करेंगे और क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू हमें गिवन है 100 रुपीज। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। इसके बाद लास्ट वर्किंग नोट हमारे पास आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के रिगार्डिंग। सो जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुई है डिबेंचर्स को इशू करने के टाइम पर वो हमारी प्लस हो जाएगी। फर्स्ट 3,75,000, देन 2,25,000 और लास्ट हमारे पास है 5 लाख। लेकिन वो अमाउंट जो हमें रिटर्न करनी पड़ी वो हम माइनस भी करेंगे। सो हमारे इस केस में हमने कोई भी अमाउंट वापस नहीं की है क्योंकि हमने कोई भी अमाउंट रिजेक्ट नहीं की थी। सो कुछ भी हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल अमाउंट प्लस करके जितना बैलेंस हमारे पास आएगा वो हमारा क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो ये हमारे पास आएगा 11 लाख। सो लास्ट में अब यहां पर हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सो यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर नोट नंबर एंड लास्ट में अमाउंट। सो बैलेंस शीट में फर्स्ट हमारे पास आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सो यहां पर हम लिखेंगे इक्विटीज इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स फंड। सो शेयर होल्डर्स फंड में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, हमें डायरेक्टली क्या मेंशन करना है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो रिजर्व एंड सरप्लस जो वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने फाइंड आउट किए थे वही अमाउंट हमें यहां पर राइट डाउन करनी है, दैट इज
1 लाख। नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। सो नॉन करंट लायबिलिटीज में बिजनेस ने डिवेंचर्स इशू किए हैं जो कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आते हैं। सो इसलिए हमें यहां पर क्या लिखना है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट इज 10 लाख। सो टोटल हमारे पास आ जाएगा यहां पर 11 लाख। नेक्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी के बाद सेकेंड हमारे पास क्या आता है, एसेट्स। सो एसेट्स में फर्स्ट हमारे पास आता है नॉन करंट एसेट्स, लेकिन कोई भी नॉन करंट एसेट की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन। सो इसलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं करंट एसेट से। सो करंट एसेट्स में हमें क्या गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो वर्किंग नोट नंबर 3, अमाउंट इज 11 लाख। सो इसका टोटल भी हमारे पास सेम आ जाएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है, डिबेंचर्स ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई कर दिए जाते हैं, इन दैट केस कंपनी के पास कितने ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। और आज हमने अपने फर्स्ट 2 ऑल्टरनेटिव्स कवर कर लिए, दैट इज रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड पार्शियल अलॉटमेंट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो लास्ट में अगर अब तक आपने मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की प्रोफाइल को भी फॉलो कर दीजिए, ताकि वहाँ पर जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं स्पेशल और प्लस, उसके बारे में नोटिस मिलता रहे। अनअकैडमी आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वीकली क्विज कंडक्ट किए जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपका सारा सिलेबस कवर किया जाता है। सो ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि जितनी भी क्लासेस वहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं उसके बारे में आपको पता चल जाए। सो 11th क्लास के प्लस सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो और एट दैट टाइम आप कोड यूज़ कर सकते हो जॉली10। आपके सामने सारे प्राइजेस अवेलेबल हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान परचेज कर सकते हैं। सिमिलरली क्लास 12th के लिए भी ये डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन आप कोड यूज़ कर लीजिएगा जॉली10, देन आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा।